नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे मनीष आनंद जी, जिस प्रकार से चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर 22 से लेकर के 24 सितंबर तक राजगीर में कर रहे हैं और जो कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है, जिसको नहीं बुलाया वही पहुंच गया और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, यही चिराग पासवान की ताकत। देखिए, ये प्रशिक्षण शिविर नहीं है, ये फंड रेजर इवेंट है। प्रशिक्षण शिविर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब थे उस समय प्रशिक्षण शिविर होता था और जो कार्यकर्ता थे, हमारे जैसे कार्यकर्ता थे, जैसे हम लोग बताते हैं, हम लोग छात्र जीवन से ही छात्र लोक जनशक्ति, फिर मेन बॉडी यूथ के बाद मेन बॉडी में आए, तो उस समय भी प्रशिक्षण शिविर होता था, लेकिन कार्यकर्ताओं से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। इसमें भी पैसा नहीं लिया गया। इसमें मैं आपको पहले भी बोला हूं कि वहां अगर पत्ता भी हिलता है तो आपको खबर रहता तो हमको खबर होता है। ये मुझे पता है। तो बता दूं कि छात्र के जो पदाधिकारी हैं उनसे 50-60 हज़ार रुपये लिया गया है। जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, किसी को 1 लाख, किसी को 1.25 लाख, किसी से 1.5 लाख, ऐसे करके। और जो एमपी एमएलए प्रत्याशी है उनसे अभी प्रत्याशी कहाँ हैं? निकट भविष्य में जब चुनाव होगा तो जो लोग खड़ा होने वाले, आपका तो कहना ही ना है कि जो प्रत्याशी हैं या जो संगठन। देखिए, आप एक तरह से सही भी कह रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब हम लोग एक थे और 2020 में जो चुनाव हुआ था उस समय हर कैंडिडेट से 15 लाख रुपए टिकट पे लिया गया था। एमपी कैंडिडेट से नहीं, एमएलए कैंडिडेट से हर कैंडिडेट से 15 लाख रुपया लिया गया था। 2.5 लाख रुपया सदस्यता के मद में आपको जमा करना है। आप सदस्य बनाइए अथवा नहीं बनाइए, आपको वो जमा करना है। आप सदस्य बनाए तो 2.5 लाख देना है? नहीं, वो एक फिक्स रसीद थी, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा देना था। 2.5 लाख रुपया का वो वैल्यू का था। मान लिया 25,000 आपको, 50,000 देना, आपको वो पैसा पहले पे करना है। फिर 2.5 लाख रुपया पोस्टर बैनर, 20 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन के नाम पे, यानी 25 लाख रुपया लगभग एक कैंडिडेट से लिया गया था। एमएलए कैंडिडेट से, जिसमें उन्होंने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। भाई मतलब श्री प्रिंस राज? नहीं, कृष्णा राज जी के लिए उनसे भी पैसा लेने का काम किया गया। तो इसीलिए हम लोग को लगता है कि ये फंड रेजर कंपनी की तरह काम करते हैं। लेकिन मनीष जी, मैं स्वयं कल वहाँ था और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था उसे देखकर तो नहीं लग रहा था कि ये कार्यकर्ता पैसा दे करके आए। कार्यकर्ताओं का उत्साह अच्छी बात है। देखिए, एक बीच में वो एक सिगुफा छोड़ते रहते हैं, मध्यावधि चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव। कल हमारे साथ भी चिराग पासवान की वार्ता हुई है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि टिकट मिलेगा, शांत रहो, पार्टी में जुड़े रहो। तो ये उनके तरफ से एक सगुफा छोड़ा जाता है। आप देखिएगा, अक्सर उनके मुंह से एक शब्द निकलते रहता है कि मध्यावधि चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव होगा। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसा बराबर बोलते रहते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के तेजस्वी पर जो इन दिनों सरकार की स्थिति है, खास करके महागठबंधन की सरकार आते हैं जो नहीं, छोटे भाई पे तो वो सॉफ्ट रहते हैं। नहीं, अभी देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम अपना जिम्मेदारी तेजस्वी को सौंपेंगे, तो उसके बाद से हो सकता है नीचे चिंगारी लगी हो चिराग जी के। लेकिन आप पहले देखिए, बेगूसराय की घटना हुई, खामोश नीतीश कुमार जी को जो बोलना था, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई उनके पास जवाब नहीं है कि जब से आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ तब से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। इस मुद्दा पे वो गौन रहते हैं, लेकिन वो दोष किसको देते हैं? नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो तेजस्वी मई अभी भी है मेरे हिसाब से। क्या मतलब तेजस्वी को खुश रखने का पीछे का वजह क्या है? उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि ना मैं एनडीए में हूँ ना मैं महागठबंधन में हूँ, तो क्या वो दोनों? नहीं, एनडीए से उनको कौन बुला रहा है? नहीं, एनडीए से तो उन्हें कई लोग बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? मंत्री बनाने की बातें हो रही थी, आप कर रहे हैं? नहीं, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बताइए। आप कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीजेपी के प्रवक्ता का, प्रभारी का, सांसद का, मंत्री का बताइए। कोई व्यक्तिगत संबंध पे अगर बोलता है, आप हमारी बातें ना माने, ये आपका अधिकार है, लेकिन हमारे जो स्रोत रहते हैं जिनसे हम आपको बात नहीं करा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के भी कई लोगों का था, उनके पार्टी का कई लोगों का कहना था। देखिए, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत राय किसी की हो सकती है। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है,
हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पर से उनको कोई निमंत्रण नहीं गया है। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि आज जब एनडीए में बिखराव हो चुका है, एक सहयोगी सिर्फ आप रह गए हैं बीजेपी का बिहार में कम से कम, तो वैसे में चिराग पासवान यदि आते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग का हाथ मजबूत होगा। देखिए, चिराग पासवान नहीं आएंगे। अभी जो हमारी भी, जैसे आपके स्रोत हैं उसी तरह हमारे भी स्रोत हैं, बीजेपी को इनकी जरूरत नहीं है। देखिए, उसके पीछे एक वजह है। अभी हाल में जब सर्वे हुआ था क्षेत्रीय विकास निधि खर्च करने के मामले में, तो कितना भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोल दिए, लेकिन सबसे फिसड्डी थे विकास फंड खर्च, विकास योजनाओं में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे कम खर्च किया है। तो इस मामले में वो फिसड्डी रहे हैं। लेकिन मनीष जी, कल हम जमुई के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि चिराग पासवान जो फंड दिए उसमें एक पैसा कहीं कमीशन में नहीं लगा। केंद्रीय विद्यालय से लेकर तमाम काम उन्होंने करवाया। केंद्रीय विद्यालय, मैं आपको बता दूं कि जो चापाकल भी लगा था ना, उनके वहाँ सांसद प्रतिनिधि जो उस समय थे, आप उनसे पूछेगा कितने कितने पैसे लेके दिए गए हैं कमीशन। बिल्कुल, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उस समय हम लोग साथ में थे, पूरा प्रकाश में था जमुई का वातावरण। लेकिन साथ में थे तब तो आपको अच्छा लग रहा था, आज हट गए तो बुरा लग रहा। नहीं, हट गए नहीं, ये कमीशन खोरी। देखिए, पार्टी से जब अलग होता है आदमी तो सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता है। अगर सिर्फ चाचा भतीजे की लड़ाई होती तो 3 सांसद में से कोई भी एक सांसद उनका साथ देते। लेकिन इन बातों में एक बात ये भी निकल कर आ रही है मनीष जी कि आपकी पार्टी के भी सांसद कमीशन लेकर के काम कराते हैं। नहीं, हमारे सांसद में आप बताइए किसका। आप ही ने कहा कि उस समय जब चिराग जी का ये नीति था। मैं तो बोला कि चिराग जी फंड रेजर हैं, चिराग जी फंड रेजर हैं, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। फंड किधर से आता है? लेकिन एक चीज पिक्चर में बहुत पैसा डुबाया उन्होंने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। अब वो धीरे धीरे रिकवरी मोड में है। बात को पार्टी को मजबूत करने के वो प्रयास में है, तो आपको लग रहा है कि वो पैसा का फंड रिकवर कर रहे हैं अनिल जी, यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष की भूमिका में आप हैं तो आपका काम नहीं, हम विपक्ष की भूमिका में नहीं है। नहीं, चिराग पासवान को लेकर लगातार मनीष आनंद हमलावर रहते हैं, उस संदर्भ में नहीं, कोई हमलावर नहीं है। एक आदमी का जो आप बोलते हैं, कम से कम आप उस पर तो खरा उतरिए। आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हल्ला कर रहे हैं, लेकिन जब सर्वे हुआ आपका विकास निधि खर्च करने में तो आप सबसे फिसड्डी साबित हुए। लेकिन मनीष जी, मैं आज भोला शास्त्री जी के यहाँ पिछली बार गए थे, रात भर रुक गए थे। आज भोला शास्त्री का परिवार किस हालत में देखने भी गए, क्या सहायता किया उन्होंने। लेकिन मनीष, आप पूछिएगा, बिहार, आप पत्रकार होने के नाते आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं कि आपने भोला शास्त्री जी के परिवार के साथ क्या मदद किया। लेकिन बिहार फर्स्ट बिहारी दिखावा के, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका नारा है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छा ही बात है। देखिए, नारा देना और उसको इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे इतना बड़ा तामझाम कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। हमारी पार्टी का भी 25 तारीख को जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी के साथ मीटिंग है। और आप देखिए, हाँ, पटना में हमारे पार्टी कार्यालय में ही स्वर्गीय रामचंद्र पासवान स्मृति भवन में सभागार जो है उसमें हो रहा है। तो आप देखिए, हर 2-3 महीने पे हम लोगों की एक्टिविटी होती है। लेकिन ये एक्टिविटी आप लोग चिराग पासवान नहीं देख के कर रहे हैं। और हमारे नहीं देख के नहीं कर रहे हैं, आप लोग नहीं करते थे। हम 2 महीना पहले किए तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि 2 महीने बाद आज चिराग हमारे देखा देखी कर रहे हैं। रविंद्र भवन में भी हमारा हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन, दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति का, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि हमारा देखा देखी वो कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ही नारा है, चलो गांव की ओर। हम लोग तामझाम में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग अपने पार्टी को आराम से जिला स्तर, प्रखंड स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मनीष आनंद जी, ऐसा भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान की आने की आहट से, एनडीए में दोबारा वापस आने की आहट से आप लोग के खेमे में बेचैनी क्यों? ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। हमारे खेमे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि चिराग जी की एंट्री नहीं हो रही है। ये 2-4 चैनल को अभी वो ले भी गए हैं, तो कुछ चैनल हैं जो उनको जिंदा रखते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से उनको जिंदा रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन मनीष जी, आपको ये चीज चूल्हा फुकंतु है। लेकिन ये चीज आपको मानना होगा कि अभी चिराग पासवान यदि एनडीए में वापस आते हैं तो बिहार में निश्चित रूप से आप लोगों की एनडीए की जमीन और कुछ मजबूत होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के छोड़ने से आप लोग निश्चित तौर पर कमजोर हुए। ये चीज आपको मानना चाहिए। देखिए,
मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर हाल का आप उपचुनाव देख लीजिए तो चिराग जी का परफॉर्मेंस जमानत जब्त वाला था। मनीष आनंद जो वो दलित के नाम पे भी वोट मांगे थे, कहीं 5100, ये पहले नहीं, रिसेंटली जो कुशेश्वर स्थान तारापुर जो हुआ है उसके आधार पे मैं आपका कह रहा हूँ। आप पिछला चुनाव का भी करिएगा तो वोट परसेंटेज काफी घटा था। आप जहां हमारा 13,000 वोट था वहां 51,000 वोट, 5100 वोट आया। लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के आने के बाद निश्चित तौर पर महागठबंधन में मजबूती आई है, कार्यकर्ताओं में उल्लास बढ़ा है। इस चीज को आपको मानना होगा। आप दिवा स्वप्न नहीं देखिए। दिवा स्वप्न हम लोग भी नहीं देख रहे हैं और विपक्षियों को भी नहीं देखना चाहिए। आज जो हुजूम केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सभा में जो लगा है तो ये स्पष्ट कर देता है कि हवा किस ओर है। लेकिन हम केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी समृद्ध पार्टी है, कार्यकर्ताओं का जुटान कैसे किया जाता है, विपक्ष में कैसे रहा जाता है, तो बीजेपी से कोई सीख सकता है। लेकिन अमित शाह आज देखिए कि कितना ज्यादा नहीं, चिराग की पार्टी में लोग उत्साह से आए और अमित शाह जी की पार्टी में लोग उत्साह से नहीं आए, पैसे पे आए। नहीं, हमने कहा कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी में लोग आएंगे। बीजेपी तो रईस पार्टी भी मानी जाती है। हमने ये कहा कि जिस प्रकार रईस पार्टी, देखिए जब आपका वजूद होता है तब लोग संगठन से जुड़ते हैं, सदस्यता लेते हैं, तो ऑब्वियस है कोई भी पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी का विश्वास कितना बढ़ा है। निश्चित तौर पर 2014 में 283 सीट, अभी 303। मनीष आनंद जी विश्वास नहीं बढ़ा रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी इतनी मजबूती से सरकार नहीं चला रहे थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये भी मानना होगा कि मोदी जी का प्रभाव कुछ घट रहा। नहीं, कोई प्रभाव नहीं घट रहा है। जैसे नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता ने कहा कि 30 सीट माइनस कर दो तो मोदी की सरकार नहीं बनेगी। आप 30 सीटों को ही सोच रहे हैं जी। और भाजपा जिन 144 सीटों पर सेकंड या थर्ड रही वो उसको मजबूत करने की सोच रही है। तो आप नहीं, ये मेरा गणित नहीं है, ये आपका गणित है। वो जदयू का, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, वो तो चुनाव नहीं। तो आप देखिए, इससे पता चलता है कि पार्टी किस लेवल पे काम कर रही है। आप 30 सीट घसकाने का सोच रहे हैं, वो 144 सीट की ओर देख रहे हैं कि वो हमारे पाले में कैसे है। चलिए वो तो बात की बात है। आज केंद्रीय गृह मंत्री जिस प्रकार से अमित शाह आक्रामक थे, उस पर क्या कहेंगे? मैंने पूरा भाषण नहीं सुना, मैं थोड़ा ही देर, चूंकि मैं बाहर था, प्रदेश से बाहर था। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव दोनों पर आक्रामक थे। उन्होंने साफ तौर पर वहां के लोगों से भी कहा कि यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सीमांचल का क्षेत्र तो निश्चित तौर पे पिछड़ा रहा, क्योंकि वहाँ समस्याएं बहुत है, राजनीतिक समस्याएं भी हैं, कुछ भौगोलिक समस्याएं भी है, जिसको पिछले 30 साल से नज़रअंदाज किया गया। वो है जो बाढ़ का पानी जो घुसता है। तो निश्चित तौर पे सरकार उदासीन रही है। और जब मुझे आशा है कि जब बीजेपी एनडीए हमारी सरकार आएगी सत्ता में बिहार में, तो उस पर निश्चित तौर पे काम किया जाएगा। इसके पहले भी तो आप थे, क्यों नहीं किए? जो भी काम हुआ हमारे रहने से हुआ। आज आप कह सकते हैं कि बिहार में सुशासन है, आज आप कह सकते हैं। लेकिन मनीष जी, एक चीज समझ में नहीं आता है, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आपके साथ रहते हैं तो सब ठीक रहता है। जैसे अलग हमारे साथ रहते हैं तो ठीक रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं तो ठीक रहते हैं क्या? नहीं, हम लोग हमारे साथ रहते हैं तो ठीक रहते हैं। जब उनसे आपको याद होगा बेगूसराय की घटना के बारे में पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था। नहीं, जवाब उन्होंने जवाब दिया। ड्रोन शराब पकड़ने के लिए, ये कहां से ड्रोन मंगाए कि अपराधियों को नहीं देख पाती है। बेगूसराय की घटना में मुख्यमंत्री ने वो दोबारा रिपीट हुआ। वो जवाब दिया था, मुख्यमंत्री हर घटना के लिए जिम्मेवार नहीं है, वहां के एसपी जवाब देंगे। मुख्यमंत्री इसमें क्या जवाब? नहीं, तो मुख्यमंत्री को गंभीरता से जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये धार्मिक घटना है, इसको हम जांच कराएंगे। वो उसको जाति और धर्म पे बांट रहे हैं। उनको जो ये उनकी जो बताया होगा, क्या बताया अपराधियों का। मैं देख रहा था एक न्यूज चैनल पे कि अपराधियों का वायरलेस, पुलिस वालों का वायरलेस काम नहीं कर रहा है, लाइव चैनल पे दिखा रहा था। तो ये एक दिन की बात नहीं है, लेकिन गृह विभाग शुरू से नीतीश जी के साथ रहा, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर गृह विभाग आप देख रहे हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनेगी। आप देखिए बेगूसराय में दोबारा हो गया, घटना हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, तमाम घटना। तो जितने भी जो भी क्षेत्र है वो भाजपा का क्षेत्र है, वहां आपराधिक घटनाएं एक
डर का, भय का माहौल कायम करने के लिए। मनीष आनंद जी, महागठबंधन तो ये आरोप लगा रहा है कि हर सत्ता से हटते ही ये सब हो रहा है, इसमें बीजेपी करा रही है, बीजेपी लगा रहा है। तो जांच करा ले ना, जांच करा ले, चलिए जांच करा ले। ये अभी जो शिवानंद तिवारी का जो बयान आया है तेजस्वी यादव जी को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संन्यास ले ले, सत्ता सौंपे और हम भी साथ चल रहे हैं, जिसे लेकर के जदयू में बहुत बेचैनी है और संजय सिंह से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा तमाम ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दिया है, पलटवार किया जबरदस्त ढंग से। देखिए, ये होना ही है। जब दो अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़ेंगे तो खटपट होगा। आपसे भी तो विचारधारा मुख्यमंत्री की नहीं मिलती है, जदयू का विचारधारा जो बीजेपी का, रालोसपा का अलग अलग विचारधारा है। नहीं, विचारधारा हमारा विचारधारा एक ही है कि सशक्त और सुशासन हो। हमारे विचारधारा में आज आप एनडीए का जो आप कहीं मैनिफेस्टो देखते हैं जी, तो उस पर सबसे ज़्यादा जो कार्यक्रम होता है, एक छोटे से छोटे, जिसके बारे में कभी कोई नहीं सोचा, गरीबों को आवास कैसे मिले, शौचालय कैसे मिले, जो इतने सालों में किसी प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं होगा। हमारी सरकार उन बेसिक बुनियादी सुविधाओं पर काम कर रही है। और आप देख लीजिए, आज 8.5 साल लगभग हो गए हैं, एक भी आतंकी घटना शहरी क्षेत्र में नहीं हुई है। जो कांग्रेस के समय में आए दिन कभी हैदराबाद, कभी गुजरात, कभी दिल्ली, कभी बनारस होता था, उस पर पूरी तरह से अंकुश लगा है। तो हमारी विचारधारा एक है, देश में सुशासन कायम रखना। लेकिन महंगाई बेलगाम बढ़ रही है, महंगाई कहाँ, कीमत आसमान छू रही है, महंगाई टॉप पर डॉलर महंगाई कहाँ बढ़ रही है? अगर आप इंटरनेशनल स्तर पर देखेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि जब महंगाई दर अप्रैल के महीने में 7.89 थी, तब कोई महंगाई भगाने के लिए धरना नहीं किया था, जो ईडी के समय में राहुल गांधी ने किया। आज आपका 6.71% है, आप उस पर धरना दे रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। आंकड़ों में दर्शकों को नहीं, तो आंकड़ों में नहीं, आंकड़ों में बढ़ी हुई है, मानना होगा। महंगाई बढ़ी हुई तो महंगाई दर कम कैसे है? स्टैटिक्स बोलता है ना, स्टैटिक्स ही सबसे बड़ा प्रमाण है। सरकार जो आंकड़ा जारी करती है, आप उसको ऑथेंटिक मानिएगा। हाँ। अभी आप पूरे विदेश में देखिए, महंगाई दर 10 मतलब डबल डिजिट में चली गई है, कहीं माइनस में है, लेकिन फिर भी भारत ग्रो कर रहा है। तो देखिए, हर चीज़, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी आपको देखना होगा, जिस तरह से गैस वगैरह हो गया या पेट्रोलियम पदार्थ पे युद्ध के कारण काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन भारत फिर भी उससे उबर गया है। आप यूरोपियन कंट्री में देखिएगा, 150% तेल का दाम बढ़ा है, गैस के लिए किल्लत है, लेकिन भारत अभी उस कगार पे नहीं है। कभी विपक्ष के द्वारा हल्ला किया गया था कि 2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। तो हल्ला करने वाले हल्ला करते रहे, सरकार बहुत अच्छे से और साफ नीयत से काम कर रही है। जी, आखिरी सवाल, बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के क्या कहेंगे? अचानक से आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। अंधेर नगरी चौपट राजा। जब सत्ता का मतलब सिर्फ कुर्सी तक ही सीमित हो जाए, जन कल्याण नहीं रहे, तो वहां यही ऐसी ही घटनाएं होंगी। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी। जब सत्ता का केंद्र सिर्फ कुर्सी तक रह जाए तो यही स्थिति होगी। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ऑनलाइन के साथ।